नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज के एजेंडा में हम बात करेंगे आज संघ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मृत्युंजय की। बुधवार को संघ इस फिल्म को रिलीज करने जा रही है। फिल्म में संघ ने गांधी जी की हत्या को लेकर अपने ऊपर बार बार लगने वाले आरोपों पर सफाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि नेहरू जी की पश्चिमी सोच के अलावा इस बात करें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भारत पर चीन के आक्रमण समेत तमाम पहलुओं पर बात कही गई है। तो संघ का जो मृत्युंजय मंत्र है वो एक चौंकाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री होगी और बताया गया है इसमें आपातकाल जैसे मुद्दे को उठाया गया है। और इसमें ही आज हम बात करेंगे आज के एजेंडा में चर्चा कि संघ का मृत्युंजय मंत्र क्या है और संघ क्या इस मृत्युंजय मंत्र के जरिए अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है और क्या कांग्रेस की खामियां हैं जो कांग्रेस पर लगातार सवाल उठते रहे वो इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उजागर होंगे। तमाम पहलू पर हम आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मृत्युंजय मंत्र एक डॉक्यूमेंट्री को अब जल्द ही संघ लेकर आ रहा है जिसमें कई पहलुओं होंगे। आपको बता दें संघ कई पहलुओं को दिखाने जा रहा है जिसमें आपातकाल, इंदिरा गांधी के टाइम में जब आपको याद होगा कि आपातकाल की स्थिति रही थी वो एक दौर दिखाया जाएगा। इसके अलावा चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था उसमें क्या खामी रही, किसकी खामी रही, जब आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ विवादों में रहा है और कई बार कही गई है संघ की तरफ से कि वो इसमें संघ का कोई हाथ नहीं है, लेकिन कांग्रेसी नेता संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा मानते रहे। तमाम पहलू पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट आप जरा देख लीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, यह दावा किया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस ने। आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री में बांग्लादेशी घुसपैठ, चीनी आक्रमण और पंजाब समस्या जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को छुआ गया है। संघ के इतिहास में पहली बार किसी नेता पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुधवार को जनता के सामने आएगी। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर बार बार कांग्रेस या तमाम दूसरे लोग संघ पर आरोप लगाते रहे हैं और हर बार बीजेपी के नेता संघ का बचाव करने के लिए सामने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ बताया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा। आडवाणी ने गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी की किताब के कुछ अंशों का हवाला देते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी। अब तक बार बार संघ के बचाव में बीजेपी के नेता सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार संघ ने खुद अपना पक्ष लोगों के सामने रखने की पहल की है। देश की समस्याओं और उस पर अब तक के लगे आरोपों की सफाई देने के लिए संघ बुधवार को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रहा है जो पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन के जीवन पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री में संघ ने तमाम तथ्य और बयान शामिल किए हैं जिसके जरिए वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकेगी। विश्व संवाद केंद्र भोपाल की अगुवाई में बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जहां संघ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों का जवाब दिया है, वहीं आजादी के बाद तत्कालीन सरकार के लिए गए फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संघ ने न केवल सुदर्शन के देश हित के चिंतन को सामने लाने की कोशिश की है, बल्कि इसे ही संघ की नीति भी बताया है। डॉक्यूमेंट्री में जवाहरलाल नेहरू की पश्चिमी सोच और बांग्लादेशी घुसपैठ, चीनी आक्रमण के साथ साथ इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर संगीत वर्मा का कहना है कि उन्होंने संघ की हकीकत बयां करने की कोशिश की है। आज तक लोग पूरी बेशर्मी से ये आरोप संघ पर लगाते हैं कि संघ के कारण गांधी हत्या हुई। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये तथ्य सामने आए हैं और संघ के लोग नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस कह रहे हैं, केरला हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे केस का अध्ययन किया है और इसमें कहीं से कहीं तक संघ का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का कहना है कि संघ को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है। ऐसे में संघ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होने से इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों को संघ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। देखिए, प्रचार प्रसार के साधन का तो उपयोग करना ही पड़ेगा।
वक्त की मांग है, बल्कि संघ तो इस मामले में अभी और पीछे है। सच पूछा जाए तो आज के मीडिया के और संचार के माध्यमों का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए अपनी विचारधारा को देश में और दुनिया में अवगत कराने के लिए, दुनिया के लोगों को बताने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए आज संचार माध्यमों का और प्रचार माध्यमों का संपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संघ ने अपनी छवि सुधारने की कवायद की है। फिल्म के जरिए संघ की करीबी माने जाने वाली बीजेपी को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर भारत की चीन के प्रतिनिधि इंदिरा गांधी का आपातकालीन का फैसला कांग्रेस की साख को पट्टा लगाने का काम भी कर सकते हैं। प्रसन्ना शाहणे, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो मृत्युंजय मंत्र एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, बुधवार को माना जा रहा है कि ये रिलीज करेगी संघ, और इसमें क्या होगा खास, कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान हैं, खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कैलाश जोशी साहब रहेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश नायक साहब रहेंगे। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। प्रकाश भटनागर साहब रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संगीत वर्मा रहेंगे, डायरेक्टर है मृत्युंजय, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है संघ की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संगीत जी। संगीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर आप ही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ लेकर आप आ रहे हैं और क्या कुछ होगा जो आम लोगों के लिए है इसमें खास? जी, दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री को पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संघ की डॉक्यूमेंट्री ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण विश्व संवाद केंद्र भोपाल द्वारा किया गया है और तथ्यात्मक रूप से परम पूजनीय पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी के जीवन पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है। अब उनके जीवन काल में, सहज सी बात है, जब उनके जीवन काल पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो उनके जीवन काल में जो जो घटनाक्रम घटे उन घटनाक्रमों का विस्तार इस डॉक्यूमेंट्री में है और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संघ की दृष्टि से नहीं अपितु सत्य की दृष्टि से जो कुछ तथ्यात्मक उपलब्ध था वो इस डॉक्यूमेंट्री में उपलब्ध कराया गया है। तो वास्तव में यह संघ की डॉक्यूमेंट्री नहीं, यह सत्य की डॉक्यूमेंट्री है और पूरी ईमानदारी के साथ यह सत्य जो है वो आम लोगों के पास, खास करके आज की जो नई पीढ़ी है, यह नई पीढ़ी प्रोपोगंडा पर यकीन नहीं करती, यह नई पीढ़ी तथ्यों पर यकीन करती है। तो तथ्यों को इस नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए विश्व संवाद केंद्र भोपाल का यह निर्माण है। जी बिल्कुल संगीत जी, लेकिन माना इसमें जा रहा, कई चीजों का जिक्र किया गया है इसमें। नेहरू जी की पश्चिमी सोच पर सवाल है, चीनी आक्रमण की चर्चा होगी, पंजाब समस्या का जिक्र होगा, गांधी जी की हत्या के आरोप में आप लोग भी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सफाई दी जाएगी। तो ये क्या है, ये संघ की छवि को बेहतर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री आ रही है या कांग्रेस के जो नीतियां हैं, जो विफलता हैं, उनको आप उजागर करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए? देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी प्रकार की सफाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्योंकि कहीं पर किसी सफाई की आवश्यकता तब पड़ती है कि जब कोई गिल्टी हो। यहां पर तो सीधी सपाट बात यह है कि ये जो प्रश्न इस डॉक्यूमेंट्री में उठाए गए हैं, चाहे वो चीन के आक्रमण का प्रश्न हो, चाहे 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के हिस्से में दिए जाने का पक्ष हो, चाहे उसके बाद संसद में नेहरू जी का वह भाषण है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि 38,000 किलोमीटर भूमि चली गई तो क्या हुआ, उस पर घास का तिनका भी नहीं उगता, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला हो। सब प्रकार से ये वो प्रश्न है जो आम भारतीय नागरिक के और खास करके आज की नई पीढ़ी जो पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड है, जो इंटरनेट के जरिए, अलग अलग साधनों के जरिए इन प्रश्नों को देखती उठाती है, उसके मन की जिज्ञासाओं का ठीक प्रकार से उत्तर, उसका समाधान हो, इसके कारण ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। बिल्कुल, और बने रहेगा, हम और भी पहलू पर आपसे चर्चा करेंगे। कैलाश जोशी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। जोशी साहब, जो संघ की तरफ से मृत्युंजय डॉक्यूमेंट्री बन
रही है, ये बुधवार को जनता के सामने आएगी, लेकिन इसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, इसमें बहुत पुरानी चीजों को उठाया गया। आप इसे क्या देख रहे हैं? संघ की छवि को सुधारने के लिए डॉक्यूमेंट्री मार्केट के अंदर आ रही है, या कांग्रेस की नीतियां, रणनीतियां या उनकी विफलताओं को संघ उजागर करना चाहती है इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए? देखिए, संघ की छवि सुधारने का तो कोई प्रश्न नहीं है, और कांग्रेस ने जो काम किए हैं उनकी भी जानकारी आम लोगों को है, किंतु इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि नई पीढ़ी को उन सब बातों की जानकारी मिले जो इतिहास के पृष्ठों में चली गई हैं, किंतु आज भी उनमें कई मामलों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो जोशी साहब, आपको क्या लग रहा है कि कुछ कांग्रेस की जो खामियां हैं, जो नाकामियां रही, वो चीज आज हमारे युवाओं के सामने आना चाहिए और इसीलिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है संघ के ऊपर? नहीं, हमारे युवाओं के सामने तो सच्चाई आना ही चाहिए। वो सभी मामलों में हो सकती है, किंतु जहां तक संघ का प्रश्न है, संघ के बारे में जो भ्रम फैलाए गए हैं उन भ्रमों को और असफल सिद्ध करने का प्रयास भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में इस संबंध में तथ्यात्मक प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल जोशी साहब, दो ही बात हो गई ना, एक तो संघ की छवि और दूसरा कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो विफलता है, नाकामियां, उनको उजागर करना चाहते हैं। मैं लौटूंगा जोशी साहब आपके पास भी, मुकेश नायक साहब भी हमारे साथ बने हुए। मुकेश नायक साहब, हालांकि जो संघ के जो संगीत वर्मा साहब है, डायरेक्टर है मृत्युंजय डॉक्यूमेंट्री के, वो इनकार कर रहे हैं कि ये संघ की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये सुदर्शन जी के उनके जीवन की को ऊपर लेकर बनाई गई है, जिसमें तमाम पहलुओं को जिक्र किया गया है। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री को किस नजरिए से देखेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने पूर्व संघचालक और बहुत तपोनिष्ठ व्यक्ति सुदर्शन जी की महिमा को भी कम किया है, आरएसएस के महत्व को भी कम किया है, इसलिए कि इन्होंने तथ्यों को ठीक ढंग से रखा नहीं अपनी डॉक्यूमेंट्री में। भारत का इतिहास अपनी सुविधा और असुविधा से परोसा नहीं जा सकता इस देश के सामने। मैं ये कहना चाहता हूं, गोपाल गॉडसे जो नाथूराम गॉडसे के भाई थे, उन्होंने एक किताब लिखी है गांधी बध और मैं। गोपाल गॉडसे नाथूराम गॉडसे के साथ महात्मा गांधी की हत्या में अभियुक्त थे, और उन्होंने जो कुछ कहा और नाथूराम गॉडसे ने जो कुछ कहा है महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बता दूं, गोपाल गॉडसे ने कहा है उस किताब में कि आरएसएस हमारा दूसरा घर था, और नाथूराम गॉडसे सांगली नाम की जो शाखा है महाराष्ट्र में, उसमें बौद्धिक प्रमुख थे, और गोपाल गॉडसे आरएसएस के प्रचारक थे। ये तीन भाई थे, तीनों भाई आरएसएस में थे, और गोपाल गॉडसे ने अपनी किताब में कहा है कि आरएसएस एक तरह से हमारा दूसरा घर था। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी की हत्या में किसी संगठन का हाथ है, लेकिन उस नाथूराम गॉडसे का हाथ जरूर है। तमाम नेता कहते रहे, सांगली शाखा का बौद्धिक प्रमुख था। आपके तमाम नेता कहते रहे कि संघ का हाथ है। अरे, राहुल गांधी ने खुद कहा था लोकसभा चुनाव के गॉडसे और गोपाल गॉडसे ने कहा है महाराज। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो नाथूराम गॉडसे और उसके भाई गोपाल गॉडसे ने जो कहा है, मैं वो बात कर रहा हूं। दूसरी बात और सुन लीजिए, जो सुदर्शन जी का अंतिम समय रहा है जीवन का, वो बड़ा एकाकी और दुखमय रहा है। अब चूंकि कैलाश जोशी जी हमारे साथ डिस्कशन में है, और वो बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर है, हमारे लिए बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल एक्सीलेंस ऐसा रहा है कि हम अपने अग्रज और अपने बुजुर्ग नेताओं से सीखते रहे हैं, हम उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करते रहे हैं, ना ही उनकी बातें काटते रहे। लेकिन ये महानुभाव जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इन्होंने ये बताएं कि उन्होंने ये लिखा है कि सुदर्शन जी ईद के दिन अपने जीवन के अंतिम समय में पीर गेट पहुंच गए थे। वो थोड़ा मानसिक रूप से भी अस्थिर हो गए थे, और पूरे लोगों के सामने कहने लगे थे, हमें बड़ी मस्जिद ले चलो, वहां हमें नमाज पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री में लिखा है क्या? इन्होंने नेहरू पे टिप्पणी की। नेहरू ने अपनी पूरी जवानी आजादी की लड़ाई में जेल में सड़ाई। 1925 में आरएसएस बनी। लेकिन मुकेश नायक साहब, कांग्रेस को आपत्ति क्या है? सामने तो आने दीजिए पहले, कि वाकई में सामने तो आने दीजिए कि इनकी सच्चाई है क्या,
फिर आप पलटवार करेंगे। आप अपने टेलीविजन पर लिख रहे हैं कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ी, आप अपने टेलीविजन पर लिख रहे हैं कि कांग्रेस विहीन भारत बनेगा, तो मैं क्या टिप्पणी नहीं करूंगा इस पर? लेकिन हमारा एक्समेटी साइन है, क्वेश्चन मार्क है हमारा। आप इस देश के आप खुद अपनी एंकरिंग में इस देश के हमारे हीरो नेहरू जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब नेहरू जी जेल में थे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो माना जा रहा है, जो बिंदु हैं, इस डॉक्यूमेंट्री के बिंदु हैं, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें नेहरू जी की पश्चिमी सोच पर इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सवाल उठाए गए। देखो मित्र, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, अनेक बार एमएलए रहा हूं, जनप्रतिनिधि रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात करता है, उस बात करने के ढंग में जब भाष्य आने लगता है किसी विषय का, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा विषयांतर होने लगते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, लौट रहे प्रकाश भटनागर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, इसके मायने क्या है और राजनीतिक गलियारों पर इसका नफा नुकसान आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री के जो विषय आपने बताए हैं, इसमें मुझे लगता है कि नया कुछ नहीं है। आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो सोच है, इतिहास के ऊपर उसका जो नजरिया है, वो ही इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है। समय बदला है तो अब ये लिखी हुई की जगह उसका विजुअलाइजेशन किया है, तथ्य नए सिरे से प्रस्तुत किए गए होंगे, कुछ नए लोगों से बातचीत की गई होगी। सुदर्शन जी के जीवन पर अगर आप बात करेंगे तो सुदर्शन जी आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख भी थे और उसके प्रमुख मुखिया भी रहे जीवन के अंतिम क्षणों में। तो निश्चित तौर पे उनकी सोच और उनसे जुड़े हुए लोगों का जब वर्षन आया होगा तो वो आरएसएस की सोच को ही सामने रखने वाला होगा। और आरएसएस अगर अब आज जब देश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस नजरिए से ये सोचना चाहिए कि आरएसएस अपना पक्ष पूरे देश के सामने एक नए सिरे से प्रस्तुत करना चाह रही है। जिन लोगों के मन में कोई गलतफहमी, अब ये जब सीडी सामने आ जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्री सामने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि इसमें तथ्यों को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। जी बिल्कुल, मैं रुक करूंगा क्योंकि डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर साहब, संगीत साहब, आपसे मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस पर ऐतराज भी है, मुकेश नायक साहब ने भी सवाल उठा दिया कि आप नेहरू जी की पश्चिमी सोच पर सवाल एक बिंदु रखा गया, आपने इमरजेंसी की हालत का जिक्र किया गया। ये जरा बताइएगा कि ये कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको आप इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, इन बिंदुओं पर उत्तर देने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि सुदर्शन जी ने शायद ही अपने जीवन का एक पल भी कभी अवसाद में या दुख में बिताया हो। इस डॉक्यूमेंट्री पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पंच लाइन है मृत्युंजय के नीचे लिखी है, वह है सनातन में स्पंदित। सनातन वह है जो जितना प्राचीन काल में, जो आर्ष है, जो देश काल से परे है, जो समय से परे है, जो हर नित्य वर्तमान में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था। सुदर्शन जी सनातन में स्पंदित ऐसा व्यक्तित्व थे, वह व्यक्ति जो सदैव नित्य वर्तमान में प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सुदर्शन जी अंतिम हो या प्रथम हो, अपने जीवन के किसी भी क्षण में कभी दुखी नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात है तथ्यों को रखने की, माननीय ने एक विषय उठाया तथ्यों को रखने का और संघ की सफाई का, मैं बड़ी स्पष्टता से बता दूं कि तथ्य हमने नहीं बिगाड़े। जिस प्रकार हिटलर की एक प्रोपोगेंडा मशीनरी होती थी, वैसे ही बहुत लंबे काल से कांग्रेस की एक प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री और उस प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री के एक अघोषित प्रोपोगेंडा मिनिस्टर रहे हैं जो वर्तमान में श्री दिग्विजय सिंह हैं। सब प्रकार के झूठ को बोल बोल के सत्य करने का जो प्रयास है, इसका नाम प्रोपोगेंडा है। तीसरी बात, प्रकाश जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि ना तो इस डॉक्यूमेंट्री को संघ की दृष्टि से बनाया गया है और ना ही इस डॉक्यूमेंट्री में मुद्दे पर आई है। मैं नेहरू जी की पश्चिमी सोच और इमरजेंसी के हालत का जिक्र किया गया, मुद्दे पर उस पर आइएगा। मुकेश नायक साहब से मैं जवाब लूंगा इस पर। मैं बिल्कुल उसी विषय जी एक बिंदु बस ये है, उदाहरण के तौर पर संघ की बात छोड़िए, गांधी हत्या पर इसमें जो बाइट है, इसमें जो इंटरव्यू है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड माननीय जस्टिस
थॉमस का है, जस्टिस केटी थॉमस का बाइट है। केटी थॉमस साहब ना संघ के स्वयंसेवक रहे, ना उनका संघ से कोई लेना देना रहा है, और अगर वो प्रोपोगेंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, वो ये कह रहे हैं कि ये वो लोग जो लगातार संघ पे हमले करते रहे हैं, उनके एक झूठे प्रोपोगेंडा के अलावा गांधी हत्या का आरोप और कुछ नहीं है, तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस बार तथ्य सामने आ गए हैं। जहां तक नेहरू जी की पश्चिमी सोच का सवाल है, एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। बांग्लादेशी घुसपैठ अपनी पूरे शबाब पर थी, चीन का आक्रमण हो चुका था। चीन के आक्रमण के बाद, चीन के आक्रमण के समय तेजपुर से 75 किलोमीटर बाहर चीनी सेनाओं ने अपना डेरा जमा लिया था। चलिहा साहब असम के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त नेहरू जी ने एक ऑल इंडिया रेडियो पर स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद पूरा असम सुलग उठा था। उन्होंने कहा था, माई हार्ट ब्लीड्स फॉर द पीपल ऑफ असम, मेरा दिल असम के लिए रो रहा है। उस वक्त असम में जो अराजकता मची, लोग घर छोड़कर भागने लगे कि देश का प्रधानमंत्री रो रहा है, हमें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में असम के लोगों का देश पर की केंद्र की सरकार से आपने भी विश्वास जिक्र भंग किया हुआ, था कि जिसका उन्होंने बाद एक में ऐसा बयान दिया। पाकिस्तानियों ने मुकेश नायक साहब, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा जी। एक बिंदु और भी बिंदुओं पर संजय जी बात करूंगा मैं। मुकेश नायक साहब का सवाल है, क्योंकि अगर नेहरू जी पर आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब लूंगा। और एक सबसे बात, इमरजेंसी तो आप वाकिफ भी हैं मुकेश जी, उस पर तो आप भी जवाब देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, 1962 में चीन का हमला हुआ, हमारे आदरणीय भाई कह रहे हैं, और कह रहे हैं उसी समय बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ भारत में हुई। तो मैं इन्हें बता दूं कि 1962 में बांग्लादेश बना नहीं था। 1962 में बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ। 1947 से पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर आप भी अभी भी भिन्नता करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान से 1947 से ही घुसपैठ चल रही है। असम के लोगों के घर और मकान जलाए जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। और देश के गृह मंत्री से जब चलिहा साहब फोन पर बात किए तो उन्हें यह कहा गया कि आप घबराइए मत, अगर असम चीन ने ले भी लिया तो 2 वर्ष में हम आपको स्वतंत्र करा देंगे। जवाब ले लें। चलिहा साहब ने धमकी दी नेहरू जी को कि मैं अभी जाके चीन की थोड़ा शांति से मेरी बात सुन ले, फिर अपनी बात कह दे। एक तो मैं इनको दुरुस्त कर दूं, इनके नॉलेज को, कि भाई 1962 में बांग्लादेश का उदय नहीं हुआ था, एक चीज। दूसरी बात, 1947 के पहले की जो उन्होंने बात कही थी, उस समय बांग्लादेश इंटीग्रल पार्ट था भारत का। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन ही नहीं हुआ था उस समय। मैं स्पष्टता से कह रहा हूं, 47 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान से निरंतर भारत में असम के अधिकारों का हनन होता रहा है। 47 से 62 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम पे, 47 से 71 पर तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, और 71 के बाद बांग्लादेश घुसपैठ ठीक है, नाम बदलने से फर्क पड़ता है। लेकिन मैं संजय जी ठीक है, मैं मुकेश नायक साहब, लेकिन घुसपैठ की बात तो खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में उठाई थी बांग्लादेश की घुसपैठ को लेकर। तो देखिए जयप्रकाश जी, अगर डिबेट में मुझे शामिल करना है तो डिबेट एक मर्यादित होना चाहिए, और जब ये बोलते हैं मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, इससे विचार टूट जाते हैं, हम आधी बात कर पाते हैं और उससे हमारा विषय स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि बांग्लादेश की जो घुसपैठ है, बांग्लादेश बनने के बाद हुई है, और ये चूंकि इंटीग्रल पार्ट रहे हैं भारत के, एक अखंड हिस्से रहे हैं भारत के। 1947 के बाद इन पार्ट का विभाजन हुआ है, तो नातेदारी, रिश्तेदारी, चाचा यहां रह रहा है, भतीजा वहां रह रहा है, मौसी वहां रह रही, भांजा यहां रह रहा है, मामा यहां रह रहा है, तो उन रिश्तों के आदान प्रदान हुए, उसके कारण घुसपैठ हुई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों से अलाउ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों, चाहे ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं आज, हमें इस बात को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये देश बहुत भावना प्रधान देश है, और ये भावना रिश्ते नातों के आधार पर चलता है। इस देश में बहुत दया और सहिष्णुता है, इस आधार पर ये देश चलता है। अब एक बहन यहां रह रही है, दूसरी बहन वहां रह रही है, आके यहां रहने लगी, और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी भारत में आए, पश्चिम बंगाल में आए, जो रोजगार की तलाश में आए, स्वावलंबन के लिए आए, अच्छा बेहतर जीवन बिताने के लिए भारत की तरफ उन्होंने माइग्रेशन किया, लेकिन इसको रोका जाना चाहिए। इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी आप सब लोग जानते हैं, और इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता भी। हम चुनाव हारे इस देश में, लेकिन जिस तरह से इमरजेंसी के पहले सीमावर्ती इलाकों में अशांति हुई, पड़ोसी देशों में अशांति हुई, उसका प्रेशर भारत में हुआ। भारत वर्ष के अंदर
पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ठीक पूरी है। रेलों के चक्के जाम कर दिए गए, पूरी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, और जिस लेकिन तरह से इमरजेंसी भारत में अराजकता हुई, इमरजेंसी का के अलावा कारण ये कोई थोड़े राहुल चारा नहीं रामकेश जी। बचा। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी को मैं जस्टिफाइड नहीं करता। नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि जो हालात थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है और ब्रेक के बाद हम जोशी साहब के पास चलेंगे कि इमरजेंसी के हालात और जो तमाम चीजें, नेहरू जी की सोच, या अगर बात कही जा रही है कि संघ की डॉक्यूमेंट्री के तमाम जो बातों पर आ रही है कि जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें एक जिक्र भी किया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया गया और उस पर सफाई दी गई।